हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 10। इससे पहले हमने 9 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बिहार स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी से मिलकर बनाए गए हैं जो आपके सिलेबस और आपके प्रीवियस ईयर में दिए गए हैं। अगर आप बिहार स्टेट 2024 को क्लियर करना चाहते हैं और साथ में बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग के लिए दिया जा रहा है 20 प्लस प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज थ्योरी जो मिलेगा सिर्फ आपको 201 रुपये में, जो अभी तक बहुत सारे बच्चों ले रखे हुए हैं। अगर आप सच में सीरियस हो तो आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो अगर आपको बिहार में टीचर बनना है तो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। तभी जाकर मुझे अच्छा लगेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग के लिए और ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया जाएगा। तो वीडियो को जितने लोग आप देख रहे हो कम से कम वीडियो को उतना लाइक जरूर होना चाहिए, लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, थोंडाई का सिद्धांत निम्न में कौन सी श्रेणी में आता है? पहला ऑप्शन है व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके थॉर्नडाइक हैं वो आपके व्यवहारवादी मानववैज्ञानिक माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके बिहार स्टेट 2023 में पूछा जा चुका है कि सीखने के वक्र किसके सूचक माना जाता है? पहला ऑप्शन है सीखने की प्रगति के सूचक है, ऑप्शन बी है सीखने की मौलिकता के सूचक है, ऑप्शन थर्ड है सीखने के ज्ञात्मक स्वरूप से सूचक है या ऑप्शन डी सीखने की आवश्यकता के सूचक है। ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक आप सारे ऑप्शन को रीड करके आंसर टिक आउट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सीखने की प्रगति के सूचक सीखने की वक्र सीखने की प्रगति का सूचक माना जाता है, क्योंकि सीखने की मौलिकता, ज्ञात्मकता एवं रचनात्मकता कार्यों से संबंधित होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। और जो आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा बिल्कुल आपको डिटेल में दिया जाएगा क्वेश्चन, ऑप्शन और साथ में आसान भाषा में आपको डिफिनेशन दिया जाएगा जिसे आप पढ़कर सारे डाउट को क्लियर कर सकते हो। अगर सिर्फ आपको क्वेश्चन और आंसर चाहिए तो आप बिहार स्टेट 2024 को क्लियर कर सकते हो, लेकिन बीपीएससी का क्लियर नहीं हो सकता। बीपीएससी क्लियर करने के लिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर तब होगा जब आप क्वेश्चन को और ऑप्शन का रीजन समझोगे कि इसका आंसर क्यों होगा। जब आप डेफिनेशन को पढ़ते हो, सारा कुछ डिटेल में जब आप पढ़ते हो तो आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। बिहार स्टेट 2024 को क्लियर करने के लिए आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर रट्टा मार लोगे तो भी आपका बिहार स्टेट 2024 क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बिहार में टीचर बनना है, उसके लिए आपको बीपीएससी क्वालीफाई करना होगा। बीपीएससी क्वालीफाई करने के लिए आपको डिटेल में आपको पता होना चाहिए आंसर कि ऐसा क्यों है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपका बीपीएससी एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं होगा। आपने देखा होगा बीपीएससी जो पहला एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो कट ऑफ है काफ़ी कम गया था। वही बीपीएससी टीचर 2.0 का कट ऑफ उसके कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा हाई था। और उम्मीद है कि इस बार जो आपका पेपर होगा, इस बार भी कट ऑफ आपके पिछले एग्ज़ाम से कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। तो हाई होने का रीज़न है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ाई कर रहे हैं और आप लोग क्वेश्चन आंसर टिक आउट कर रहे हो। तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर टिक आउट करोगे तो आप बिहार स्टेट क्वालीफाई कर पाओगे, लेकिन आपका बीपीएससी क्वालीफाई नहीं होगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर टिक आउट मत करो, आप डिटेल में पढ़िए। अभी आपके पास टाइम है, बिहार स्टेट की चिंता मत कीजिए। आप जितना आपको दिया जा रहा है प्रैक्टिस सेट, टॉपिक वाइज थ्योरी उस उतना कंप्लीट करने के बाद आप आराम से बिहार स्टेट क्वालीफाई कर लोगे। लेकिन साथ में आपको बीपीएससी को भी कंसेप्ट क्लियर करते चलना है, इसलिए आप जितना आपको यहाँ पर जितना डिफिनेशन आपको दिया जा रहा है, सारे डिफिनेशन को आप एक एक लाइन को अच्छे से पढ़िए। सारे जो अगर लगता है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप अलग एक नोटबुक में उसे नोट करते चलिए, तब जाकर आपका बीपीएससी क्वालीफाई होगा। अगर आप सच में सीरियस हो तो तभी आप ऐसा कर सकते हो। बाकी आप सिर्फ एग्ज़ाम क्वालीफाई करना चाहते हो कि एग्ज़ाम जब आएगा तो पढ़ लिया जाएगा, तो आपसे इस बार एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं होगा, ये मेरा दावा है। चलते हैं क्वेश्चन थर्ड पे। क्वेश्चन थर्ड है, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? ये सवाल आपके बीपीएससी का सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं और इस क्वेश्चन को आप बीवीए क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
तो क्वेश्चन को नोट डाउन करते-करते इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे तो आपको याद रहेगा कि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसपे आप ज़्यादा जोर दे पाओगे। ऐसे कोई टॉपिक हो, चाहे कोई चैप्टर हो, तो हर टॉपिक चैप्टर को जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आता है, तो अलग से उसे नोट डाउन करते रहिएगा और उसे वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा। जब आप हेडलाइट कर लेते हो, तो आपके नज़र में रहता है कि वो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है बंदूरा एम वाल्टर, डॉल और मिलर, ऑप्शन सी है कॉल्स और रोजर्स या ऑप्शन डी यंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बंडूरा और वाल्टर आपके सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये सवाल बंडूरा से आपके 2 से 3 सवाल आपके बिहार स्टेट 2023 में पूछे जा चुके हैं। मैंने आपको बता भी रखा हुआ है। और याद रखिएगा, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा और वाल्टर ने दिया था। कब दिया था? तो 1977 में दिया था। अगर आप सिर्फ आंसर टिक आउट करते हो तो आपको ये डिटेल आपको नहीं मिलता जानने की कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत कब दिया गया था। आपको सिर्फ पता चल गया बंदूरा और वाल्टर ने दिया था, लेकिन कब दिया था? जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि 1977 में आपके सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया गया था आपके बंदूरा और वाल्टर के द्वारा। जबकि डोलार्ड और मिलर ने अनुकरण अधिगम सिद्धांत दिया था। जो आपके डोलार्ड और मिलर हैं, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो आपके अनुकरण अधिगम सिद्धांत, जिसे आप जैसे कि अनुकरण किसी का नकल करना, किसी को देखकर कॉपी करना, उसे अनुकरण कहते हैं। उसका सिद्धांत आपके डॉलर और मिलर ने दिया था। वही बात की जाए कॉल रोजर्स ने, तो कॉल रोजर्स ने आपकी सूचना प्रक्रिया अधिगम का सिद्धांत दिया था। ये सारे कुछ अगर आप डिटेल में पढ़ते हो तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन ऑलरेडी बनाया जा सकता है, जो आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ बार-बार कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर रट्टा मत मारिए, सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद मत कीजिए, आपको डिटेल में आपको पढ़ना है अगर आपको पीपीएससी क्वालीफाई करना है तो। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर रट्टा मारोगे तो आपको बिहार स्टेट क्वालीफाई होगा, जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपका बीपीएससी क्लियर होगा। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है मिरर मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। बात की जाए मिरर ड्राइंग परीक्षण किसके द्वारा मापन प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन है व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम या ऑप्शन डी नैतिकता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। मिरर ड्राइंग परीक्षण अधिगम या सीखने के मापन हेतु प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति एक माप है। आपको बताना है कि केंद्रीय प्रवृत्ति किसका एक माप माना जाता है? पहला ऑप्शन है प्रसार क्षेत्र, ऑप्शन बी है माध्यिका, ऑप्शन सी है औसत विचलन या ऑप्शन डी मानक विचलन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति एक सांख्यिक विधि है जिसके द्वारा स्कोर के केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको ऐसे सेम पैटर्न क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में आपको करा रखा है, तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें आप लोग को गलती मत कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है निम्न में कौन से भिन्न है? मतलब आपको बताना है कि आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें कौन सा डिफरेंट है बाकियों से, आपको ये पहचान करना है। पहला ऑप्शन है टी80, ऑप्शन बी है 16 पीएफ, ऑप्शन सी क्लाउड पिक्चर टेस्ट या ऑप्शन डी ड्रॉयमैन टेस्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। 16 पीएफ एक अन्य 3 विकल्पों टी80, क्लाउड, ड्रॉयमैन टेस्ट से काफ़ी ज़्यादा अलग है। जबकि 16 पीएफ एक कैटल द्वारा निर्मित व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ये बाकियों से काफ़ी डिफरेंट है और आपसे डिफरेंट पूछा गया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक किसे माना जाता है? ऑप्शन है हॉलिंगवर्थ, हेविगस्ट, जीन प्याचे या ऑप्शन डी हॉल। ये सवाल आपके डी ट्रिपल बी में 2018 में सवाल पूछा जा चुका है, इसे आप जरूर याद रखिएगा कि विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हेविगस्ट को माना जाता है, आपके ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा।
और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो को जाकर अभी लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास, अपने ग्रुप्स में वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर अपडेट, क्योंकि बहुत जल्द आपका बिहार स्टेट एग्जाम होने के बाद आपका बीपीएससी का क्लास चालू हो जाएगा। इसलिए सारे क्लास आपको मिलते रहे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको बिहार में टीचर बनना है तो। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने दे रखा हुआ है। यहाँ पर कोई भी न्यूज़ अपडेट होता है, आपकी क्लास का पीडीएफ या कोई भी न्यूज़ होता है आपके, तो अपडेट मैं यहाँ पे करते रहता हूँ, पोस्ट करते रहता हूँ। इसलिए आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षा का निर्माण किया था? पहला ऑप्शन है मैरीफील्ड, टोरेंस, कोल एवं ब्रूस, या ऑप्शन डी कैंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। टोरेंस द्वारा आपका चिंतन परीक्षा का निर्माण किया गया था। कब किया गया था? तो 1971 में किया गया था। इसे आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है, डैश अधिगम की प्राथमिक नियमों में से एक है। पहला ऑप्शन है अभिवृद्धि का नियम, प्रभाव का नियम, समानता का नियम, या ऑप्शन डी सहचारी अंतरण का नियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रभाव का नियम अधिगम के 3 प्राथमिक नियम थॉर्नडाइक ने दिए थे। मैंने बहुत बार आपको बता रखा है कि थॉर्नडाइक ने अपने 3 नियम दिए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। निम्न में किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है केस अध्ययन, प्रयोगीकरण, सर्वेक्षण, या ऑप्शन डी अंत दर्शन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। किस अध्ययन में ऊर्ध्वपागम का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 11 आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। और आपको बताना है कि जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है, उसे क्या कहा जाता है? चिंतन, स्मृति, अधिगम अंतरण, या ऑप्शन डी बौद्धिक विकास। जब ऐसा सिचुएशन आता है, जब आपका खुद का पहले का एक एक्सपीरियंस है, उसका सीखने का तरीका, उसका सीखने का एक्सपीरियंस अगले काम में आपको हेल्पफुल होता है, उसे अधिगम अंतरण कहते हैं। मतलब पॉजिटिव ट्रांसफ़र, मतलब पॉजिटिव ट्रांसफ़र होता है, जो आपका एक्सपीरियंस है, किसी नए काम में उसका एक्सपीरियंस का काम आना पॉजिटिव ट्रांसफ़र कहलाता है, जिसे आप हिंदी में अधिगम अंतरण के नाम से जानते हो। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है, जीव वॉलेस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण क्या होता है? उद्भवन, उद्भाषण, मूल्यांकन, या ऑप्शन डी उपक्रम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। उपक्रम जो होता है आपके जीव वालेस के अनुसार पूछा गया था, तो जीव वालेस के अनुसार आपका जो है चिंतन का पहला क्रम जो होता है आपका उपक्रम होता है। दूसरा आपका उद्भव, तीसरा आपका उद्भाषण, और चौथा मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन हमेशा कभी लास्ट में होता है, तो आप याद रखिएगा, मूल्यांकन जो है हमेशा लास्ट में होगा, तो आप आसानी से ऐसे भी आप टेक आउट कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ईजी है, क्योंकि इस सवाल मैंने बहुत बार आपको बता रखा है कि डैश ने प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। पहला ऑप्शन है पाउलो, हेगाटी, थॉर्नडाइक, या ऑप्शन डी रॉस। तो याद रखिएगा, थॉर्नडाइक ने 1898 में प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया था, जिनका प्रयोग आपके बिल्ली पर हुआ था। वही बात की जाए पावलोव की, तो पावलोव का अधिगम क्लासिकल थ्योरी के अनुसार था, जिन्होंने अपना प्रयोग कुत्तों पे किया था। इस सारे पॉइंट को आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। थॉर्नडाइक जो 1898 में
प्रयास एवं भूल की सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले कौन है? आपके स्टेटमेंट से आपके एग्जाम में, चाहे बीपीएससी हो चाहे बिहार स्टेट हो, 4 से 5 सवाल आपके स्टेटमेंट से पूछे जाते हैं। हम जाकर पेपर चेकआउट कर सकते हो। स्टेटमेंट से 4 से 5 सवाल हमेशा आते हैं, इसलिए इस स्टेटमेंट को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट आपके जी डब्ल्यू ऑलपोर्ट ने दिया था 1937 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। सीखने में प्लान आधारित है, मतलब सीखने में कौन सा प्लान आधारित होता है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है सकारात्मक, नकारात्मक, विलंबित, या ऑप्शन डी पुनर्वलन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, नकारात्मक। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। भाषा की वो घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियमों की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? काफ़ी फेमस आपका डेफिनेशन है। हर किसी को, अगर आपने साइकोलॉजी क्लास किया होगा तो आपको ये स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि डेफिनेशन किसका है। पहला ऑप्शन है अर्थ विज्ञान, व्याकरण, सौर विज्ञान, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भाषा का वो घटक जो ध्वनि की गति, अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की जो चर्चा करे उसे सौर विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम कौन सा नहीं है? ये सवाल आपका बीपीएससी, यूपी, डीटीपीएसबी सारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन है धारण, पुनः स्मरण, पहचानना, या ऑप्शन डी तर्क करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। वुडवर्थ के अनुसार तर्क करना आपका स्मृति का आयाम नहीं माना जाता, क्योंकि तर्क आप लॉजिकल हो जाता है और लॉजिकल आपका मेमोरी के अंदर नहीं आता है। मैंने आपको 14 मेमोरी या आपको इमोशन बता चुका हूँ, जो आपके स्मृति, जो आपके इमोशन के अंदर आपका तर्क करना नहीं आता है। तर्क करना आपका एक लॉजिकल थिंकिंग है, इसलिए तर्क करना काफ़ी डिफरेंट है आपके बाकी तीनों से, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। टी डैश द्वारा बनाया जाता है? रोडसो, अल्फोर्ड, मैस्लो, या ऑप्शन डी मरे। तो आपको पता होगा थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो आपके मरे द्वारा बनाया गया था 1935 में, जो आपके अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण कराया जाता है, जिसका निर्माण आपके मरे ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपके साइकोलॉजी पेपर में पूछा जा चुका है कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है? इमोशन, अभिप्रेरणा, कुंठा, या ऑप्शन डी आक्रामकता। तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना आपका कुंठा कहलाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, जिसे आप इंग्लिश में फ्रस्ट्रेशन के नाम से जानते हो। इसे आप जरूर याद रखिएगा। जब आप कोई लक्ष्य पर गोल करते हो, जो आप उसे आप गोल को प्राप्त करने के लिए आप कुछ गोल अचीव करते हो, अगर वो पूरा नहीं होता है तो आपको फ्रस्ट्रेशन होता है, जिसे आप हिंदी में कुंठा देसी भाषा में कहा जाता है। क्वेश्चन 20 कह रहा है आग के रंग में कौन सा कारक प्रभावित करता है? वातावरण, आनुवंशिकता, हार्मोन, या ऑप्शन डी समाज। आपने देखा होगा किसी किसी का आँख काफ़ी भूरा होता है, किसी का काफ़ी ब्लैक होता है। मैंने 2 ही देखा है अभी तक, किसी का आँख थोड़ा बहुत ब्लू भी होता है। तो आँख का जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? तो वो जो आपकी हेरिडिटी होती है, जो आपकी आनुवंशिकता होती है, जो आपकी फैमिली में पापा का, दादा का,
किसी भी आपकी फैमिली का मेंबर का आपके अंदर वो गुण आ जाता है, तो किसके चलते आता है? वो आपके हेरिडिटी आनुवंशिकता के चलते आता है, ना कि आपके वातावरण के चलते, ना ही कोई हार्मोन का वजह, ना कोई आपके समाज में। अगर आप समाज में रहने से आपका आँख नीला हो जाता, गुलाब हो जाता, तो हर कोई जाकर उस समाज में रहकर अपने आँख को भूरा कर लेता, ठीक है? और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी कर लेता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आँखों का अट्रैक्टिव होना और उसके कलर का पीछे उसका हेरिडिटी की आनुवंशिकता का कारण माना जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 21 कह रहा है, आधार आयु निम्न में किसके मापन से संबंधित है? पहला ऑप्शन है रुचि, व्यक्तित्व, बुद्धि या ऑप्शन डी अवधान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आधार आयु बुद्धि के मापन से संबंधित माना जाता है। जिस उच्चतम आयु स्तर के सभी प्रश्नों का बालक सही हल करता है, उसे बासल ईयर या आप उसे आधार के नाम से भी जानते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है, तो वो किसका उदाहरण है? बहुत लोग आप लोग भी होंगे जिनका शादी हो चुका है, जैसे चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, मैक्सिमम हस्बैंड ही गुस्सा करते हैं। जैसे कि अगर बाहर से कोई ऑफिस से या फिर किसी और चीज़ से उनका गुस्सा आया हो, तो सारा गुस्सा अपनी पत्नी पर, अपने बच्चे को उतारते हैं। तो किसका उदाहरण माना जाएगा, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है विस्थापन, उदात्तीकरण, रूपांतरण या ऑप्शन डी प्रतिक्रिया निर्माण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि आप लोग गुस्सा ना करें, क्योंकि इसके अंतर्गत बालक अपने गुस्सा या अन्य इमोशन प्रतिक्रिया को किसी अन्य पर विस्थापित करता है। मतलब अपना गुस्सा, जिस पे गुस्सा आया हुआ है उस पे गुस्सा ना निकल कर किसी और पर ट्रांसफर कर देता है अपना गुस्सा, तो उसे इमोशन विस्थापन के नाम से जानते हैं, जो गलत है। आपको गुस्सा अगर आए तो उस टाइम आपको शांत होना चाहिए या फिर आप उस जगह से कहीं और जाकर बैठ जाना चाहिए शांति में। जब आपका गुस्सा ठंडा हो तो जाकर आप किसी से बात करना चाहिए और कोई काम करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा में इंसान ऐसा कुछ कर जाता है जो उसे करना नहीं चाहिए। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आपको बताना है कि निम्न में कौन सीखने का गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? पहला ऑप्शन है पाउलो, स्किनर, थॉर्नडाइक या ऑप्शन डी कॉलर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। कॉलर जो है आपके सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मैंने आज आपको 23 क्वेश्चन कराए। आपको बताना है कि आउट ऑफ 23 आपका स्कोर क्या रहा है। अगर आपका स्कोर 12 प्लस है तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। अगर आप 12 से स्कोर कम कर पा रहे हो तो आप लोग के लिए बता चुका हूँ, जैसे कि 120 प्लस प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज थ्योरी आपको मिलेगा सिर्फ ₹201 में। अगर आपको इतना कुछ समझाने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आया, तो आप वीडियो से काम चला सकते हो। लेकिन अगर मेरी बात थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आई हो और लग रहा हो कि आपको सच में सीरियस हो बिहार स्टेट और बीपीएससी को लेकर, तो आप लोग के लिए सिर्फ ₹201 में इतना कम रेट रखने का मेरे पास बहुत सारा रीज़न था। मैं चाहता हूँ कि हर किसी पढ़ाई कर सके, हर कोई अपना गोल अचीव कर सके, बिहार में टीचर बने, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका फाइनेंशियल इशू काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा है, जो कुछ बुक खरीद नहीं सकते, कहीं से क्लास ले नहीं सकते। उन लोग के लिए मैंने इतने कम रेट में रखा था और इस वजह से मैं हर किसी को ₹201 में इतना कुछ देता हूँ कि वो अच्छे से मटेरियल की कमी कभी नहीं होगी। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो, जितना मैं प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज़ थ्योरी दे रहा हूँ, अगर आपका कंप्लीट हो जाता है, आपके एग्ज़ाम तक जितने सारे नए क्वेश्चन होंगे, जितना मुझे लगेगा कि ये सारा टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो सब कुछ मैं आपको फ्री में दूँगा। जिन्होंने अभी तक मेरा प्रैक्टिस सेट या टॉपिक वाइज़ थ्योरी ले रखा हुआ है, उनके लिए मैं जितने नए-नए क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, उनको बहुत जल्द नए क्वेश्चन और टॉपिक वाइज़ थ्योरी उनको बहुत जल्द व्हाट्सएप कर दिए जाएँगे। बस इस महीने के लास्ट तक सबको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसलिए